हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रसायन शास्त्र का जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हालांकि ये क्लास 10th का है, लेकिन ये हर एक कंपटीशन के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जो जहाँ पे साइंस का क्वेश्चन हो। तो ये इस दृष्टि से कहा जाए तो सारे लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है, उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम आप लोग को सिखाएंगे। टॉपिक का नाम है दहन और ज्वाला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दहन और ज्वाला, कंबसन एंड फ्लेम। तो दो टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले दहन के बारे में बात करते हैं, फिर करते हैं ज्वाला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यार दहन के बारे में। दहन, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो पदार्थ के जलने के बाद हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो, उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ का दहन हुआ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि C+O2 = CO2। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे हमें प्राप्त होता है ऊष्मा और प्रकाश। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप एक लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी भी ऑलरेडी कार्बन का बना हुआ है, या कोयला जलाते हैं कार्बन का बना हुआ है, LPG गैस उसमें भी कार्बन है। तो जो भी पदार्थ को हम जलाते हैं तो जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहेंगे दहन। और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है ऊष्मा और प्रकाश। या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, S+O2 = SO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो इस प्रकार जब सल्फर को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहेंगे दहन। आगे बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जलते हैं, जो जल के ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। तो जो पदार्थ हमें जल के ऊष्मा और प्रकाश देता है उसको कहते हैं दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ। और जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम जब जलाते हैं तो वो हमें ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं पेट्रोल, केरोसिन, या घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं आप तो हो जाएगा पुआल, लकड़ी इत्यादि। ये सारे पदार्थ जो हैं इसको हम जलाते हैं तो ये जलने के फलस्वरूप हमें प्रकाश और ऊष्मा देता है और ये जलते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे दहनशील पदार्थ। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, उसको कहते हैं अदहनशील पदार्थ। कुछ पदार्थ हैं जो जलते नहीं हैं, उसको हम लोग कहेंगे अदहनशील पदार्थ। जैसे एग्जांपल लेते हैं ईंट, इसको आप जलाएंगे तो ये नहीं जलेगा। पत्थर, ये नहीं जलता है। इस प्रकार का बहुत सारा पदार्थ है जिसको हम जलाएंगे तो वो जलता नहीं है। बालू को जलाएंगे तो नहीं जलेगा। तो ऐसे पदार्थ जो जलते नहीं हैं उसको कहेंगे अदहनशील पदार्थ। वैसे पदार्थ जो जल सकते हैं उसको कहते हैं दहनशील पदार्थ। तो अदहनशील और दहनशील पदार्थ में आप अंतर छट सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दहन की क्रिया में मदद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन में जलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, घर में एक डिबिया जो होता है उसको आप जलाइए, खुला वायु में जलाकर छोड़ दीजिए तो वो जलते रहेगा तब तक जब तक कि उसके अंदर तेल डला हुआ हो। अब उसी प्रक्रिया को आप थोड़ा सा बदल दीजिए। बदलने के लिए करना क्या है, एक डिबिया जला दीजिए और उसके ऊपर से एक शीशा का कोई भी ग्लास से उसको ढक दीजिए, या शीशा का बना हुआ जार से आप उसको ढक दीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो वो दीपक था, वो जो डिबिया था, वो खुद बुझ जाता है। वो बुझ इसलिए गया क्योंकि उसको ऑक्सीजन का आपूर्ति नहीं होता था। तो ऐसे पदार्थ जो दहन में मदद करता है उसको कहते हैं दहन के पोषक पदार्थ। जैसे हवा बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दहन के पोषक नहीं है, दहन के अपोषक पदार्थ कहलाते हैं, और उसकी उपस्थिति में दहन की क्रियाएं बंद हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल
के रूप में सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहता। तो ऐसे पदार्थ जो जलने में मदद नहीं करता है, जो दहन को रोक देता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहेंगे दहन के अपोषक पदार्थ। दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्त होते हैं। क्या क्या शर्त होते हैं उस पर बात करते हैं। तो दहन के जो आवश्यक शर्त होते हैं वो मुख्य 3 आवश्यक शर्त होते हैं। सबसे पहला होता है कि दहन की क्रिया तब संभव होगा जब दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होगा। दाह्य पदार्थ की उपस्थिति सबसे पहला, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पेट्रोल, फिर हो गया केरोसिन, फिर हो गया कोयला, लकड़ी, वाल, इस तरह से बहुत सारा वस्तु हो सकता है। इसका जरूरी है दहन की क्रिया के लिए। अगर आप एक थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, उस पर आप पेट्रोल डालते हैं, केरोसिन डालते हैं, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वो आग नहीं पकड़ सकता है उसमें। इससे स्पष्ट है कि दहन के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो है दाह्य पदार्थ की उपस्थिति, अर्थात तो ऐसा पदार्थ जो दहन के योग्य हो, जो जल सके। दहन के लिए दूसरा जो आवश्यक शर्त है वो होता है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। ये दूसरा हो गया। दहन की क्रिया तब संपन्न होगा जब दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होगा, जैसे हवा और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और ऑक्सीजन, ये दहन के पोषक पदार्थ हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तो दहन की क्रिया होगा। जब तक ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तब तक दहन का क्रिया होगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो दहन का क्रिया संपन्न नहीं होगा। तीसरा जो आवश्यक है दहन के लिए वो होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति दहन के लिए ये भी आवश्यक है। ज्वलन ताप कहते हैं वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप का होना काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो पदार्थ नहीं जलेगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। एक माचिस की तीली से आप एक सिल्ली को नहीं जला सकते हैं, चाहे आप माचिस का तीली कितना ही क्यों ना जला के आप उसको आप लकड़ी को जलाने का कोशिश करें तो लकड़ी का सिल्ली नहीं जलता। आप माचिस की तीली से उसी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसको भी आप नहीं जला सकते, लेकिन एक माचिस की तीली से पेड़ का सूखा पत्ता, पेट्रोल, केरोसिन, कागज, इसको आप जलाएंगे तो ये तुरंत जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस माचिस की तीली को जलाने से ही पेट्रोल, केरोसिन, कागज, इसको ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाता है, लेकिन लकड़ी का एक जो मोटा सिल्ली होता है उसको ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। अगर ये तीनों शर्त का पालन हो रहा है तो दहन का क्रिया होगा, अन्यथा दहन का क्रिया नहीं होगा। जो हम बात करते हैं वो जो हमारा पॉइंट है वो है ज्वाला। ज्वाला तो कोई भी दहनशील पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो ज्वाला का निर्माण होता है। जब दहनशील पदार्थ जलता है तो आप वहाँ पे वस्तु के जलने के बाद आप पीला पीला या नीला टाइप का एक जहाँ पे पदार्थ जल रहा है उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की आकृति देखते होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाला। और वे सभी ठोस और द्रव जो जलने की क्रिया में वाष्प में परिवर्तित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। अब ज्वाला जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार में उसको बांट सकते हैं। एक होता है कि जब किसी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति में जलाते हैं। दहन की क्रिया जो है वो 2 प्रकार से होती है। एक होता है ऑक्सीजन की पूर्णापूर्ति, एक होता है ऑक्सीजन की अपूर्णापूर्ति। तो ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति के बाद ज्वाला का आकृति कुछ और होता है और अपूर्ण आपूर्ति में ज्वाला कुछ और होता है। तो एक एक करके दोनों पे हम डिटेल्स को जानकारी देते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीजन की आपूर्ति। जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना फ्री दे दीजिए ऑक्सीजन, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति में अगर किसी पदार्थ का दहन करते हैं तो पदार्थ का लगभग पूर्ण दहन होता है। और जब लगभग पूर्ण दहन होता है तो पदार्थ नीली लौ के साथ जलता है।
और जब पदार्थ नीली लौ के साथ जलता है तो वो ज्वाला का निर्माण काफ़ी कम करता है। दूसरा जो है वो होता है ऑक्सीजन की, ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा वो होगा ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो जो दाहक पदार्थ है उसको ऑक्सीजन पूरा का पूरा मिलता नहीं है, तो उसका अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन होने के कारण उसके छोटे छोटे कण या कार्बन के टुकड़े जो जलते नहीं हैं वो वाष्प के साथ उड़ते रहते हैं, जिसके कारण ज्वाला का निर्माण होता है। इसमें जो ज्वाला का रंग होता है वो पीला होता है और ये ऊष्मा कम देता है। यहाँ पे जो ज्वाला का रंग होगा, इसका जो लो होगा वो होगा पीला, और यहाँ पे ऑक्सीजन की आपूर्ति में जो ज्वाला होगा उसका जो कलर होगा वो होगा नीला। यहाँ पे नीला कलर होगा तो यहाँ पे देता है ये अधिक ऊष्मा और ये देता है कम ऊष्मा। ये अधिक ऊष्मा देगा और ये देगा कम ऊष्मा। अब इसका आपको एक एग्जांपल समझाते हैं कि आप केरोसिन तेल से लालटेन को जलाइए और केरोसिन तेल से स्टोव को जलाइए, दोनों में एक ही ईंधन का उपयोग होता है, केरोसिन तेल का। जब आप लालटेन को जलाते हैं तो वो शीशा से पैक रहता है, ऊपर से पूरा पैक रहता है, तो उसको ऑक्सीजन कम मिलता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में वो जलता है, तो वहाँ पे आप जो लालटेन का आप जो लो देखते हैं उसका कलर होता है पीला, ये प्रकाश देता है। जो पीला जलेगा वो प्रकाश देगा, लेकिन वो ऊष्मा कम देता है। आप उस लालटेन के ऊपर रख के अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो, जितना ऑक्सीजन चाहिए मिले, जैसे गैस का एक बर्नर जो होता है वो ऊपर से चारों तरफ से खुला हुआ होता है, वो जब जलता है तो आप ध्यान देंगे तो उसके ऊपर जो लौ होता है वो होता है नीला, और जब लौ का कलर नीला होगा तो वो अधिक ऊष्मा देगा और कम प्रकाश देगा। आप घर के एक रूम में, आप किचन रूम में स्टोव को जला के छोड़ दीजिए तो वो आपका पूरा किचन रूम जो है वो प्रकाशमान नहीं होगा, लेकिन उस पर आप अगर खाना बनाते हैं तो आपका भोजन बनता है, क्योंकि वो अधिक ऊष्मा देता है और प्रकाश कम देता है। लेकिन लालटेन को आप एक रूम में जला कर रख देते हैं तो पूरा रूम आपका प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि वो अधिक प्रकाश देता है लेकिन वो ताप और ऊष्मा कम देता है। तो दो प्रकार का जो ज्वाला होता है, इस ज्वाला को आप आसानीपूर्वक से अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक जो और पॉइंट पढ़ना है वो पॉइंट है मोमबत्ती की ज्वाला। ज्वाला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है मोमबत्ती। तो एग्जाम्पल लेते हैं मोमबत्ती का ज्वाला। यहाँ पे एक जलता हुआ ये एक मोमबत्ती ले लिए, दिखाई देता होगा आपको। यहाँ पे ये मोमबत्ती का यहाँ पे हम बना देते हैं ज्वाला। ये हो गया मोमबत्ती का ज्वाला। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो यहाँ पे ये द्रव के रूप में परिवर्तित होता है और इधर नीचे आके जमा भी होता है। इस तरह से यहाँ पे इसको कहते हैं मोमबत्ती का ये सबसे बाहरी भाग है। और यहाँ पे इसको जो देख रहे हैं ये है केंद्रीय, इसको कहते हैं केंद्रीय मंडल। जो सबसे अंदर का पार्ट है ये इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। इसके ऊपर का जो ये है इसको बोला जाता है, ये मध्य भाग है इसका ज्वाला का। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बाहरी क्षेत्र, इसको बोलेंगे मध्य भाग, और इसको बोलते हैं बाह्य भाग। ये तीन क्षेत्र हो गया मोमबत्ती के ज्वाला का। तो बोलते हैं प्रकाश मंडल, या इसको बोलेंगे प्रकाशहीन मंडल। मोमबत्ती के ज्वाला को तीन भाग में बांटा गया, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल और प्रकाशहीन मंडल। अब इसको आप आसानीपूर्वक समझिए। जो केंद्रीय मंडल है इसके सबसे बीच का भाग होता है, सबसे बीच का भाग है तो निश्चित ही इसको ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होगी। और जब इसका अपर्याप्त आपूर्ति होता है ऑक्सीजन का तो यहाँ पे
जो मोमबत्ती चूँकि मोम और बत्ती का बना होता है, तो मोम वाष्प बनकर उड़ता है, तो उसका यहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता है। अतः जो केंद्रीय मंडल होगा वो भाग अधिक गर्म नहीं होगा, उस पर आप यदि अपना उंगली डालते हैं तो जलने का कोई खतरा नहीं है। ये अलग बात है कि उसके अंदर उंगली डालने के क्रम में मध्य भाग और बाह्य भाग में भी उंगली प्रवेश करेगा, तो ऐसा करना नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल आपको बताए। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्य भाग। मध्य भाग में भी ऑक्सीजन का पूर्ण आपूर्ति नहीं होता है, अपूर्ण आपूर्ति होता है, और यही ज्वाला का निर्माण करता है। यहीं पे पीला पीला हमें दिखाई देता है। और मोमबत्ती का जो बाह्य भाग होता है, जिसको बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल, ये सबसे बाह्य भाग है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पूर्ण आपूर्ति होता है। पूर्ण आपूर्ति होने के कारण यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। और हम पीछे बता चुके हैं कि जब पूर्ण दहन होगा तो प्रकाश कम देगा, यानी कि वो हमें दिखाई वो जो पार्ट है वो हमें दिखाई देता नहीं है। तो इस प्रकार से जो एक मोमबत्ती होता है उसके तीनों भाग में जो ज्वलन की क्रिया होती है, जो दहन की क्रिया होती है, वो अलग अलग होता है, और उससे जो ज्वाला का निर्माण होता है वो भी अलग अलग होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, हमने इसमें जितना भी टॉपिक था सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाएँ। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।